वेलकम एवरीवन, दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इस वाले चैप्टर में हमने बहुत कुछ टर्म्स को डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेटेंट हीट के बारे में। सो व्हाट इज़ लेटेंट हीट? ओके, तो लेटेंट हीट का जो डेफिनेशन है वो जान लेते हैं। क्या है लेटेंट हीट का डेफिनेशन? लेटेंट हीट का सिंपल भाषा में बोलूँ तो इसको हम बोलते हैं हिडन हीट, मतलब छुपा हुआ हीट। ठीक है, लेटेंट का मतलब छुपा हुआ, ठीक है, और हीट का मतलब लोगों को पता ही है। तो उसका डिफिनेशन है अमाउंट ऑफ हीट which is which is required, amount of heat which is required during state change and which is not reflected or observed on thermometer is called latent heat. तो लेटेंट हीट का मतलब जो है उतना हीट, उतना अमाउंट का हीट जो कि ज़रूरत पड़ता है कब? स्टेट चेंज के वक्त। स्टेट चेंज मतलब यहाँ पर स्टेट चेंज मतलब यहाँ पर राज्य की बात नहीं हो रहा है, ठीक है। इट डजंट मीन कि त्रिपुरा, त्रिपुरा, मुंबई इनकी बातें नहीं हो रही है। स्टेट चेंज मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से ठीक है। तो तब जब स्टेट चेंज होता है उसमें जो हीट हमें चाहिए होता है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। और हाँ, ये रिफ्लेक्टेड या फिर ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता या फिर नहीं होता, रिफ्लेक्ट होता नहीं है या फिर ऑब्जर्व किया नहीं जा सकता इसको थर्मोमीटर में, ठीक है। मतलब ये ऐसा हीट है, हमें तो पता है कि थर्मोमीटर जो है, थर्मोमीटर का जो स्केल मर्करी है वो राइज करता है हीट के कांटेक्ट में आने के बाद, ठीक है, टेम्परेचर के चेंज होने पर। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर मतलब हीट, क्या हीट मतलब टेम्परेचर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा हीट, ठीक है। फिर भी जो लेवलिंग है, मतलब जो लेवल होता है मर्करी का वो राइज नहीं करता है, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेकिन अगर आप अपने आर्म पिट के अंदर थर्मोमीटर को रखते हो तो देखना कि थर्मोमीटर का जो लेवल है वो राइज करता है, ओके। लेकिन यहाँ पर जो हीट, जो लेटेंट हीट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे, मतलब उस हीट को अगर हम थर्मोमीटर से ऑब्जर्व करने की कोशिश भी करते हैं तब भी उसका लेवल राइज नहीं करता। मतलब ये हीट हिडन हीट है, छुपा हुआ है, दिखाई नहीं देता, ठीक है। अभी इससे पहले स्टेट चेंज के बारे में जान लेते हैं कि मतलब जब स्टेट चेंज होता है तो डिफरेंट स्टेट चेंज के कुछ नाम्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले नाम हम देखते हैं इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इंटर कन्वर्शन मतलब, कन्वर्शन मतलब आपको पता है कन्वर्ट होना, ठीक है। तो इंटर कन्वर्शन पहले सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड अगर हम बोलते हैं तो इसका नाम क्या है आपको पता ही होगा। सॉलिड टू लिक्विड क्या बोलते हैं इसको? सॉलिड टू लिक्विड मतलब हीट, मतलब मेल्टिंग। देखो, अगर हम सॉलिड में हीट का प्रयोग करते हैं, मतलब सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, तो हमने इसको हीट किया, सॉलिड को हीट किया, अभी वो लिक्विड में बदल गया है। लिक्विड में बदल जाने के बाद इस वाले प्रोसेस को हम क्या नाम बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं फ्यूशन, या फिर बोल सकते हो मेल्टिंग। फ्यूशन में डबल एस होगा, फ्यूशन या फिर मेल्टिंग, ओके।
तो सॉलिड से लिक्विड में जो इंटर कन्वर्शन हुआ, मतलब जो चेंज हुआ स्टेट का, देखो सॉलिड एक स्टेट ऑफ मैटर है, लिक्विड एक स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। तो लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, कन्वर्शन हुआ, उस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूशन या फिर मेल्टिंग, ठीक है। इसके बाद अगर हम बोलें कि सॉलिड से लिक्विड तो क्या होता है, तो सॉलिड से अगर हम लिक्विड, अच्छा इससे पहले अभी लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस, हमने लिक्विड को हीट किया, वो गैस में बदल गया, इसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन या फिर इवापोरेशन या फिर बॉइलिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो से बॉइलिंग बिकॉज इसमें भी लिक्विड टू गैस होता है, इवापोरेशन या फिर बॉइलिंग, ओके। इसमें ऐसा होता है। इसके बाद अगर हम अगर अभी बोलूँ कि लिक्विड टू सॉलिड अगर हो तो, अभी अगर बोलूँ कि लिक्विड टू सॉलिड, इसका उल्टा, पहले वाले का उल्टा अगर बोलूँ, लिक्विड टू सॉलिड, अगर लिक्विड टू सॉलिड अगर देते हैं, मतलब स्टेट चेंज होता है, तब इसको हम नाम देते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। सिमिलरली अगर लिक्विड टू गैस हुआ तो, आई मीन गैस टू लिक्विड हुआ तो, मतलब सेकंड वाले का उल्टा, इस वाले का उल्टा अगर बोले तो गैस टू लिक्विड, इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये कुछ फेमिलियर वर्ड्स हमें पता है क्लास 3, 4, 5 से, इवेपोरेशन, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, फ्यूशन। फ्यूशन थोड़ा न्यू वर्ड है, लेकिन मेल्टिंग हमें पता था। अभी कुछ और भी कुछ दो ऐड हुए हैं, जिसे हम बोलते हैं सॉलिड। अगर हम डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है कोई भी एक सब्सटेंस, देखो इसमें सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्शन हुआ है, डायरेक्ट लिक्विड स्टेट में नहीं हो गया, मतलब डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में उसने, लिक्विड स्टेट में ये कन्वर्ट नहीं हुआ, डायरेक्ट सॉलिड से गैस। मतलब पहले क्या होता है, एक आइस का एग्जांपल लेते हैं, आइस क्यूब ऐसा होता है, ठीक है। अगर हम इसको फ्रिज से निकाल देते हैं तो क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है, ऐसे पानी हो जाता है। तो पहले क्या था, ये सॉलिड था, ठीक है, फिर लिक्विड बन गया, मतलब मेल्ट हुआ तो लिक्विड बन गया, फिर थोड़ी देर बाद इवापोरेशन होने के बाद गैस बन जाएगा, ठीक है, गैस बन गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि पहले सॉलिड से लिक्विड स्टेट में वो गया, इसके बाद गैस स्टेट में गया, लेकिन यहाँ पर भी बोला है कि लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा, पानी में कन्वर्ट नहीं होगा, पानी या फिर कोई भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, डायरेक्ट हवा बन जाएगा, मतलब गैस, हवा नहीं मतलब गैस हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। ये कुछ नया टर्म आया है, इसके बारे में जानेंगे क्या है ये सब्लिमेशन और क्यों होता है ये सब्लिमेशन, ठीक, कैसे होता है और किस किस सब्सटेंस में होता है। और अगर मैं बोलूँ कि डायरेक्ट गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो उसका भी एक नाम है, उसे हम बोलते हैं डिपोजिशन, डिपोजिशन, ठीक है। तो अभी ये तो हो गया, ये कुछ नाम है आपको याद रखने हैं कि सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसका क्या नाम है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट जो है, इम्पॉर्टेंट है ये दोनों, क्योंकि ये नए टर्म्स है तो ये इम्पॉर्टेंट है। अभी हम बात करेंगे लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट के दो टाइप्स हैं, लेटेंट हीट हैज़ टू टाइप्स और यूज़ ऑफ टू टाइप्स। तो पहला टाइप है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नंबर वन इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसका डेफिनेशन भी हम जानेंगे क्या है ये। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमने इवापोरेशन और बॉइलिंग में देखा था, ठीक है, ये टर्म हमने देखा था, ये टर्म यूज़ किया गया है। और सेकंड है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूशन या फिर मेल्टिंग। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूशन, ब्रैकेट में लिख दो मेल्टिंग।
मतलब फ्यूशन की जगह पर मेल्टिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो देखा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूशन, ये हमने कहीं भी हमें नहीं मिला। लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो हमें इवापोरेशन और बॉइलिंग में ये टर्म यूज़ करना पड़ा, या फिर देखने को मतलब यूज़ हुआ, वो देखने को मिला, ठीक है। अभी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या डेफिनेशन है इसका? डेफिनेशन ये है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, सॉरी ओनली एनर्जी यूज़ नहीं होगा यहाँ पर, ऑन अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 kg liquid to gas at its boiling point at atmospheric pressure। अभी इसका मतलब क्या हुआ, देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि जितना अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए होता है क्या करने के लिए, 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब सपोज 1 kg हमारे पास वाटर है, उसको हमें गैस में कन्वर्ट करना है। तो जितना हीट हमें चाहिए होगा उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अभी देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो है कि 1 kg लिक्विड टू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस पॉइंट में मतलब जिस टेम्परेचर से बॉइलिंग स्टार्ट होता है, टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग स्टार्ट्स, ठीक है। बॉइलिंग जो फिनोमेनन है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन में हम देखेंगे बाद में, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट अभी के लिए ये मतलब ब्रेन में रखो कि जिस टेम्परेचर से बॉइलिंग जो फिनोमेनन है वो स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो दो लाइंस हैं, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी रेस्पेक्ट देना पड़ेगा हमें, ओके। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा और बॉइलिंग पॉइंट में हमको इसको जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगा 1 kg लिक्विड को गैस कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। अभी सेम डेफिनेशन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg अभी क्या हो जाएगा, सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। बाकी का सब कुछ सेम है। 1 kg सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि 1 kg लिक्विड को हमें कन्वर्ट करना है गैस में, और यहाँ पर 1 kg सॉलिड को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, और बाकी का सेम है, बॉइलिंग पॉइंट में रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट को भी रेस्पेक्ट देना पड़ेगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी रेस्पेक्ट देकर जो हीट हमें चाहिए होगा 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट ऑफ वेपोराइजेशन अगर बोलूँ तो सिंपली, ठीक है। अभी याद कैसे रखोगे कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में सॉलिड टू लिक्विड है, सॉरी लिक्विड टू गैस है या फिर सॉलिड टू, देखो अगर आपको बोले कि वेपोराइजेशन, ठीक है, वेपोराइजेशन आपको तभी याद रखना है वेपर से, वेपोराइजेशन से आपको याद रखना है कि वेपर, हमें पता है क्या वेपर कब बनता है, जब सरफेस से क्या होता है, जब लिक्विड पार्टिकल्स इवापोरेट करते हैं, इवापोरेट आउट होते हैं, तो वो लोग क्या बन जाते हैं, वेपर पार्टिकल्स। मतलब क्या, लिक्विड टू गैस, इसलिए लिक्विड टू गैस, ठीक है। और इसको कैसे याद रखोगे कि फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन मतलब क्या, मेल्टिंग। मेल्टिंग कैसे होता है, मेल्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड, बस सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। मेल्टिंग किस प्रोसेस का नाम है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और वेपोराइजेशन मतलब वेपर,
वेपर कैसे निकलता है, इवापोरेशन होकर। इवापोरेशन मतलब क्या, लिक्विड पार्टिकल क्या बन जाते हैं, गैस, बस। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है सबके दिमाग में, मतलब किताब में एक क्वेश्चन है कि, क्वेश्चन लिख लेता हूँ, वाई डज द टेम्परेचर, सॉरी द थर्मोमीटर doesn't rise, अच्छा, not rise during melting and boiling for a certain period of time। तो क्वेश्चन ये है कि क्यों थर्मोमीटर का जो रीडिंग है वो राइज नहीं करता मेल्टिंग और बॉइलिंग के वक्त, थोड़े से पीरियड ऑफ टाइम, मतलब थोड़े से टाइम के लिए। सो व्हाट इज द रीज़न, मतलब जब बॉइलिंग होता है, सब मेल्टिंग होता है, मेल्टिंग किस में होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में जो थर्मोमीटर का राइज लेवल है वो थोड़ी देर के लिए राइज नहीं करता है। और मेल्टिंग बॉइलिंग कब होता है, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए, तब भी लेवल राइज नहीं करता फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा क्यों होता है? सो लिखो अभी, ड्यूरिंग स्टेट चेंज certain amount of energy gets used up to break the interparticular force of attraction। Interparticular force of attraction during that period the kinetic energy doesn't rise। So temperature also doesn't rise as kinetic energy is directly proportional to temperature squared, hence the thermometer doesn't rise its reading। तो इससे हमें क्या समझने को मिलता है कि जब स्टेट चेंज होता है, स्टेट चेंज मतलब जब सॉलिड से लिक्विड में या फिर लिक्विड से कुछ भी होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब उनमें से हीट एनर्जी एक्चुअली होगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या होता है, यूज्ड अप हो जाता है। इसलिए इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, देखो अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो पार्टिकल्स हैं अभी वो लिक्विड से गैस बनने वाले हैं, तो इसीलिए वो लोग क्या करेंगे, उनके पास कितना एनर्जी होना चाहिए, इक्विवेलेंट टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एनर्जी होना चाहिए उनके पास। तो उसी एनर्जी को पाने के लिए वो क्या करेंगे कि बाकी अपने सराउंडिंग के पार्टिकल्स से क्या करेंगे, अपने एनर्जी लेंगे। लेने के बाद जब उनका एनर्जी मिल जाएगा तब वो क्या करेंगे, वेपर बन जाएंगे, मतलब गैस पार्टिकल्स बन जाएंगे। तो अभी देखो इसमें क्या लिखा है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट्स यूज्ड अप टू ब्रेक द इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, कौन सा इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इनको नीचे की तरफ मतलब अंदर की तरफ खींच रहा है इन पार्टिकल्स को, ठीक है, उसको ब्रेक करने के लिए और इवापोरेट आउट होने के लिए, मतलब स्टेट चेंज होने के लिए थोड़ा सा एनर्जी वो लोग यूज़ कर लेते हैं। और वही एनर्जी अच्छा, जब ये एनर्जी यूज़ होता है तब क्या होता है, ड्यूरिंग दैट पीरियड द काइनेटिक एनर्जी डजंट राइज। काइनेटिक एनर्जी यूज़ नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी राइज भी नहीं करता। और ये जो एनर्जी की बात हो रहा है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये दिस इज़ नॉट काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है, या और कुछ और अलग एनर्जी हो सकता है। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी राइज नहीं करता। और हमें क्या पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर स्क्वायर के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होता है तो टेम्परेचर भी ज़ीरो स्क्वायर मतलब क्या, ज़ीरो होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है, टेम्परेचर भी राइज नहीं करता। और हमें क्या पता है मरकरी कब राइज करता है, मरकरी तभी राइज करता है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है या फिर इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज होने से नहीं होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तब जाके मरकरी राइज करेगा। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री 0 है तो राइज करेगा क्या, नहीं करेगा। इसीलिए थर्मोमीटर राइज नहीं करता, उसका रीडिंग जो है राइज नहीं करता जब भी मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग होता है, ठीक है। इसके बाद तो ये वाला थोड़ा कॉपी कर लो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ये जो डायग्राम है मतलब जो ग्राफ है, ग्राफ टाइप है ये, तो इसमें क्या है कि वाटर के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये पूरा एक्चुअली वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है और वाटर का स्टेट के बारे में बताया गया कि वाटर क्या क्या होता है, ठीक है। क्योंकि वाटर ही ऐसा स्टेट है जो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरफ है टाइम, ठीक है, और इस तरफ है टेम्परेचर, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर -2 डिग्री सेल्सियस है, ये -1 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस। अभी देखो कि अभी हम इसको लिखेंगे साइड में, यहाँ पर साइड में लिखते हैं एट ए बी में मतलब ए से बी तक जो है वो वाटर का क्या स्टेट रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो ए से बी तक आप देख सकते हो -डिग्री सेल्सियस में है। तो हमें क्या पता है 0 डिग्री सेल्सियस से मेल्ट होना शुरू होता है, मतलब -2 डिग्री में सॉलिड रहेगा। तो ए बी में होगा सॉलिड, ये एक्चुअली है स्टेट, ठीक है। तो अच्छा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए टू बी मतलब सॉलिड रहेगा, मतलब इस मेल्टिंग पॉइंट के नीचे जितने भी होंगे हमेशा सॉलिड। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि मेल्टिंग पॉइंट जो कि है बी सी मेल्टिंग पॉइंट है, उसमें क्या होगा पता है, बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। मतलब मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड भी रहता है, लिक्विड भी रहता है स्टेट। बिकॉज मेल्टिंग कैसा होता है, पहले मान लेते हैं ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा क्यूब है। तो पहले क्या होगा, पहले ये वाला धीरे धीरे पार्ट मेल्ट हो गया ऐसा पानी हो जाएगा। फिर भी नीचे का जो पार्ट होगा वो क्या सॉलिड रहेगा, इसीलिए बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, ओके। ऐसा मत लिखना कि 0 डिग्री सेल्सियस में पानी का जो स्टेट है वो सिर्फ लिक्विड होता है, ऐसा नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट में बोथ सॉलिड एंड लिक्विड होता है, ठीक है। ये याद रखो, ये क्वेश्चन में आ सकता है, ओके। अभी देखो मेल्टिंग पॉइंट के नीचे क्या होता है, हमेशा सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट में ऑन द मेल्टिंग पॉइंट बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, एंड मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर क्या होगा, ऑब्वियसली लिक्विड। तो सी डी क्या होगा, सी डी लिक्विड हो जाएगा। तो सी डी हो गया लिक्विड, ये वाला पार्ट हो गया लिक्विड, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है बी सी पार्ट, इसमें होगा बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। लेकिन सी डी पार्ट में सिर्फ लिक्विड, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर है, मेल्ट हो गया है। जो पानी है, आइस का गोला है, वो मेल्ट हो चुका है, इसलिए मेल्ट लिक्विड। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, ओके। और मेल्टिंग पॉइंट के नीचे तो बर्फ़ है तो सॉलिड में रहेगा, देख सकते सॉलिड है। इसके बाद डी ई बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट में होगा जो कि है डी ई, उसमें होगा बोथ लिक्विड एंड गैस, बोथ लिक्विड एंड गैस, ठीक है। इसका वाला तो समझ ही सकते हो कि बीकर है, सपोज एक पानी का कटोरा है यहाँ पर, उसमें क्या हो रहा है, पानी इवापोरेट हो रहा है या फिर बॉइलिंग हो रहा है। तो इवापोरेट होने से क्या होता है, बाकी सपोज ये पार्टिकल उड़ गया, इवापोरेट हो गया, लेकिन बाकी के पार्टिकल सब लिक्विड है। तो यहाँ पर क्या गैस भी बन गया और लिक्विड में भी है ये, इसीलिए बोथ लिक्विड एंड सॉलिड। बॉइलिंग में भी सेम, ठीक है, बॉइलिंग में भी सेम, यहाँ पर पार्टिकल्स रहते हैं फिर गैस बनते हैं। तो यहाँ पर रिमेनिंग पार्टिकल्स जो है वो वाटर है, और रिमेनिंग जो इवापोरेटेड पार्टिकल्स है या फिर बोल सकते हो बॉइल्ड पार्टिकल्स है वो गैस है, मतलब बोथ लिक्विड एंड गैस। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर सब गैस, ओके। सो ई एफ क्या होगा, ओनली गैस।
ई एफ होगा गैस। ठीक है, ये वाला याद रखो कि मेल्टिंग पॉइंट में 2 स्टेट्स होते हैं। क्या? मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड एंड लिक्विड, एंड बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड एंड गैस। ओके, इसके बाद तो एक क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस में आइस इतना इफ़ेक्टिव क्यों है कूलिंग के लिए? ठीक है, rather देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब पानी को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं, ठीक है, तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, मतलब वो इतना ठंडा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू आइस। 0 डिग्री सेल्सियस, एक्चुअली आइस तो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, तो 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर इतना इफेक्टिव क्यों नहीं है जितना आइस है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस द वाटर पार्टिकल्स have got more energy equivalent to latent heat of latent heat of fusion, equivalent to latent heat of fusion as compared to ice. So ice is more effective. So ice is more effective in cooling. तो 0 डिग्री सेल्सियस में पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास क्या एनर्जी मिल जाता है? उनको एनर्जी मिल जाता है जिससे कि मतलब उनका एनर्जी जो इक्विवेलेंट हो जाता है किससे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो उनके पास एनर्जी उनको मिल जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बराबर। तो इसी कारण से जो आइस है वो उनसे भी ठंडा होता है, लेकिन वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में इतना ठंडा नहीं होता है जितना आइस है। ओके, इसके बाद एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो देखो ये क्वेश्चन है कि स्टीम जो है अगर उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं और वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं, ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा डैमेज देगा हमारे हाथों को? तो इसी का आंसर जो है, इसका जो आंसर है वो है स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसका रीज़न क्या है कि हमें तो पता है कि वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस से गर्म होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, तो वो तो ऑब्वियसली गर्म होगा, लेकिन स्टीम जो है 100 डिग्री सेल्सियस में और भी गर्म होता है। इट कैन कॉज सीवियर बर्न्स। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? रीज़न क्या है? तो 100 डिग्री सेल्सियस में द स्टीम particles have got more energy equivalent to latent heat of vaporization. Hence, steam can cause severe burns. ठीक है, तो एक्चुअली 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है कि जो स्टीम के पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या एनर्जी मिल जाता है? उनको उतना एनर्जी मिल जाता है जो कि इक्विवेलेंट होता है किससे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से। तो हमें पता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब क्या, वो लोग और भी ज़्यादा हीट उनके पास आ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि स्टीम का जो हीट मतलब वो जो डैमेज देता है या फिर देगा वो
वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें क्या पता है 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर का स्टेट क्या होता है, बोथ लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उनको लेटेंट हीट ऑफ एवपोरेशन के जैसा एनर्जी नहीं मिल पाता। ठीक है, लेकिन अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस में स्टीम लेते हैं तो उसके पास उतना एनर्जी मिल जाता है, जिससे कि वो और भी गर्म हो जाता है, मतलब और भी उसके बाद हीट आ जाता है, जिससे ये सीवियर हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, पानी जो है यहाँ पर एनर्जी मिलता है, मतलब क्या, वो और भी हीट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस मतलब गर्म हो जाता है। तो इतना गर्म, मतलब आइस से थोड़ा और ज़्यादा गर्म होता है वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए आइस को यूज़ किया जाता है कूलिंग के लिए। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो हम पानी को भी यूज़ कर सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस में हम पानी को यूज़ करते हैं, नॉट आइस। ठीक है, इसके बाद हमें लास्ट हमारा टॉपिक जो है इस वाले वीडियो का वो है सबलाइम सब्सटेंस। ठीक है, इस वाले वीडियो का लास्ट टॉपिक है सबलाइम सब्सटेंस। अभी सबलाइम सब्सटेंस क्या है, मतलब सब्लिमेशन क्या है। सब्लिमेशन सब्लिमेशन का मतलब किसी भी एक, अच्छा इसको एक सिंपल एग्जांपल समझेंगे पहले। कोई भी एक ऑब्जेक्ट का क्या होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट का डिफरेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है ना, मेरा बात तो सही होगा, आपको सही लग रहा होगा आपको कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मैटर का डिफरेंट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 30 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि सिर्फ पानी का 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अभी हम यहाँ पर जनरल केस ले रहे हैं। तो मान लेते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मेल्टिंग पॉइंट है 30 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो सिमिलरली क्लियरली आपकी नज़र में आ रहा है कि दोनों डिफरेंट है, एक का है 30 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का है 32 डिग्री सेल्सियस, मतलब इनके बीच में 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। लेकिन सब्लिमेशन में वो डिफरेंस नहीं रहता। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है सबलाइम सब्सटेंस के खातिर। मतलब अभी जो हमने इसमें लिखा, सपोज 0 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 30 डिग्री सेल्सियस में सबलाइम सब्सटेंस से क्या होंगे, बोथ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बोथ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एट 30 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं सबलाइम सब्सटेंस। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं सबलाइम सब्सटेंस, जिनके क्या होता है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। मतलब वो लोग डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकते हैं किससे, सॉलिड टू गैस डायरेक्टली, क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सेम है। ओके, तो यहाँ से देखो हमें क्या पता है, मेल्टिंग पॉइंट में क्या स्टेट रहता है, सॉलिड एंड गैस, सॉलिड एंड लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड एंड लिक्विड एंड बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, लिक्विड लिक्विड, तो लिक्विड लिक्विड कैंसिल, तो बचा क्या, सॉलिड एंड गैस। तो लिक्विड स्टेट कैंसिल आउट हो जाएगा, होने से क्या होगा, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस हो जाएगा। ओके, तो अभी ये तो है नॉर्मल सब्सटेंस। ठीक है, अभी सबलाइम सब्सटेंस का डिफरेंस नहीं, तो डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या डेफिनेशन है इसका, या कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। सबलाइम सब्सटेंस इन केस, अच्छा सबलाइम डेफिनेशन, द substance that directly converts from solid to gas. Example: naphthalene, camphor,
ड्राई आइस दैट इज सॉलिड CO2. इसके बाद एमोनियम क्लोराइड. एमोनियम इसका सिंबल है NH4Cl, एमोनियम क्लोराइड. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि सबलाइम सब्सटेंस हैं, क्योंकि नेफ्थलीन जो होता है वो डायरेक्टली सॉलिड होते हैं, वो डायरेक्टली गैस हो जाते हैं. और कैम्फर जिसे हम कर्पूर बोलते हैं हिंदी में, जो पूजा में यूज़ किया जाता है. ठीक है, और ड्राई आइस तो को पता ही है, सॉलिड CO2 होता है. ड्राई आइस वो भी डायरेक्टली कन्वर्ट होता है. ठीक है, अब इस सबलाइम सब्सटेंस में ऐसा होता क्यों है? तो इन केस ऑफ सबलाइम सब्सटेंसेस, in case of sublime substances, or in case of sublime substance, the latent heat of vaporization is equal to latent heat of fusion. That is melting. Okay, hence their melting and boiling point becomes same, or coincides. Hence their melting and boiling points boiling point coincides. एक के ऊपर एक आ जाता है. ठीक है, coincide means एक के ऊपर एक. coincides does they convert directly from solid to gas. ठीक है, तो ये रीज़न है. एक्चुअली सबलाइम सब्सटेंस में क्या होता है कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से इक्वल होता है. इसीलिए उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कोइंसाइड होते हैं, एक के ऊपर एक होते हैं. ठीक है, इसीलिए कोइंसाइड मतलब सेम बोल सकते हो. इसीलिए वो लोग डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड हो जाते हैं, डायरेक्टली सॉलिड टू गैस हो जाते हैं. लिक्विड स्टेट में वो लोग जाने के मतलब उनको जाने की ज़रूरत नहीं होता है. ओके, तो ये था इस वीडियो में. तो नेक्स्ट वीडियो में और भी 2 वीडियोस चाहिए होंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए. इसके बाद चैप्टर 2 इज़ गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज़ मैटर एंड प्योर. तो और 2 वीडियोस में जल्दी अपलोड करूँगा. एंड सी यू अंटिल देन.